हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी जूनियर ऑडिटर का एग्जामिनेशन 29 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो इस वीडियो में हम पेपर 1 में पूछे जाने वाले हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो नेक्स्ट मंथ और एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे एचपीपीएससी के थ्रू, इनकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अरे दुष्ट राक्षस तेरा अंत अब निकट है, रेखांकित पद में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? अरे दुष्ट राक्षस, यहाँ पे ये अंडरलाइन है। रेखांकित पद, अब कारक में अरे, जैसे यहाँ पे अरे दिया गया है, या अगर हे हो या ए हो, तो इस प्रकार के अगर शब्द आए तो ये संबोधन कारक में आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा जी, अंडरलाइन है, महात्मा जी ने दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान किया। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है, महात्मा जी ने, महात्मा जी। हमने ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी जो हमने हिंदी की डिस्कस की थी उसमें भी डिस्कस किया है कि जहां भी शब्द महात्मा है ना, टाइटल है महात्मा, महात्मा एक उपाधि है, उपाधि जहां भी आती है ना, ये संज्ञा का कौन से भेद के अंतर्गत होती है? तो टाइटल जितने भी होते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा जी, नेताजी, जो भी टाइटल है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। सिंपल आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही नहीं है? हमारे पास दिया है नर्तक नर्तिका, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, स्वामी स्वामिनी। तो नर्तक का जो स्त्रीलिंग होता है वो नर्तिका नहीं होता, होता है नर्तकी। नर्तकी होगा ना कि नर्तिका। तो नर्तक का स्त्रीलिंग होगा नर्तकी। तो ये युग्म सही नहीं दिया गया था, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। गलत युग्म दिया था। विद्वान का विदुषी होता है, स्वामी का स्वामिनी, वीर का वीरांगना, ये तीनों करेक्ट है। सिर्फ ऑप्शन ए का जो युग्म है ये गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे लोग तुम्हारे साथ वैसा ही आचरण करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब मिश्र वाक्यों की खासियत ये होती है कि इसमें दो वाक्य होते हैं। जैसे एक उपवाक्य ये है, तुम दूसरों के साथ जैसा आचरण करोगे, फिर कॉमा, दूसरा उपवाक्य ये है कि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही आचरण करेंगे। ओके, एक वाक्य में दो उपवाक्य हैं, दो सेंटेंस है। तुम दूसरों से जैसा व्यवहार करोगे, तो ये मेन है कि जैसा व्यवहार करोगे लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार आचरण करेंगे। लोग यानी ये जो फर्स्ट पहला उपवाक्य है ये दूसरा उपवाक्य इस पहले पे डिपेंड है। लोग यानी तुम दूसरों से जैसा आचरण करोगे लोग तुम्हारे साथ वैसा ही आचरण करेंगे। वैसा ही, जैसा, वैसा ही, इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है, और दूसरा ये आश्रित उपवाक्य है। ओके, इसको आश्रित उपवाक्य कहेंगे और ये प्रधान उपवाक्य है पहले वाला। तो आश्रित है ये प्रधान उपवाक्य पे, तो ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क के किनारे जो आलीशान महल दिख रहा है वह मेरा है। मेरा यहाँ पे रेखांकित किया है। रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? सड़क के किनारे जो आलीशान महल दिख रहा है वह मेरा है। मेरा पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मेरा सर्वनाम यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम थोड़ा डिफरेंट है। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें एक रिलेशन होता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार के जब वाक्य होते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, निजवाचक में अपनी पर्सनल बात होती है, निजत्व का भाव होता है इसमें। जैसे मैं अपना कार्य आप कर लूंगा। अब आप यहाँ पे क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप खा लेना, मैं अपने आप खा लूंगा। जहाँ पे निजत्व का भाव आता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका निश्चित नहीं होता है ना, जैसे उसने कुछ लिया, उसने कुछ खाया, मैंने कुछ देखा, कोई आ गया, कोई चला गया, कोई कुछ, इस प्रकार के शब्द जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अयोग्य समस्त पद किस समास का उदाहरण है? अयोग्य,
देखिए इस प्रकार के समास के एग्जाम्पल भी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे। अब इसमें पहला जो अक्षर लगा हुआ है इस शब्द में, इस समस्त पद में, अयोग्य में अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है अयोग्य में अ, तो अ एक नेगेटिव बना रहा है शब्द को। ओके, ऐसा उपसर्ग लगा है इसके आगे, इस शब्द के आगे, जो इस पूरे समस्त पद को नेगेटिव बना रहा है, नकारात्मक बना रहा है। योग्य के आगे अ जुड़ गया तो ये अयोग्य बन गया, यानी नेगेटिव। ओके, तो जब भी ऐसे उपसर्ग या ऐसे अक्षर समस्त पद में जुड़ जाते हैं जिससे पूरा नेगेटिव हो जाता है ना शब्द, तो ऐसे समास को कहते हैं नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास सिंपल सा आपको याद रखना है, नन तत्पुरुष समास। ये पहले भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर और ऑप्शन देखें, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास सबसे इजी समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, आपके पास दिए हैं जैसे समस्त पद आपके पास दिया होगा, सुख दुख, सुख फिर बीच में डैश होगा और दुख, सुख दुख। जिन समस्त पदों के बीच ऐसे डैश होगा ना, बीच में डिवाइड किया होगा, तो जिनके बीच में भी ये होगा वो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होंगे। ओके, दुख दुख सुख, जैसे दुख और सुख। रात दिन, रात दिन, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और एग्जाम्पल देखा ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे, ये भी एग्जाम्पल है द्वंद्व का। और द्वंद्व के अलावा एक होता है द्विगु। द्विगु समास भी ऐसा ही समास है, बिल्कुल इजी है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो समस्त पद होगा ना, वो उस समस्त पद का पहला जो पद होगा वो संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। संख्यावाचक कैसे होगा, जैसे चौराहा, 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 चौ यानी चार राहों वाला, चार राहों का समूह। इसके अलावा दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समूह। ओके, एग्जाम्पल के लिए दोपहर। या तिरंगा, तिरंगा यानी तीन रंगों का समूह। तिरंगा है, इसके समस्त पद है ये, तो उसका पहला पद जो है ती यानी तीन, ये संख्यावाचक है। जब भी संख्यावाचक होगा वो द्विगु समास कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया। इस वाक्य में यह वाक्य किस वाच्य में है? सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया। सिंपल समझो कि जो कृतवाच्य है ये एक्टिव वॉइस है और जो कर्म वाच्य है ये पैसिव वॉइस है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा दिया है, सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया। तो डायरेक्ट यानी सिंपल सेंटेंस है ना, तो ये एक्टिव वॉइस है यानी कृतवाच्य है। अगर ऐसा होता विश्व को शांति का उपदेश सम्राट अशोक द्वारा दिया गया, तो ये पैसिव वॉइस में आता यानी कर्मवाच्य में। तो यहाँ पे सीधा दिया गया है सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का उपदेश दिया, यानी ये कृतवाच्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी कर्मवाच्य में जो कर्म मुख्य होता है और कृतवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। ओके, कृतवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। अगर आपको इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता है तो हिंदी में आपको और भी इजी हो जाएगा, सिंपल। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। खड़त साथ ही मयान ते असी रिपु तंते प्राण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में ना, यहाँ पे इस अलंकार में बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, जैसे यहाँ पे है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बाहें खिलना। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है। बाँछें खिलना मुहावरे का अर्थ है। बाँछें खिलना का मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश होना, यानी बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बहुत या अत्यधिक खुशी होना, अत्यधिक बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का विकल्प है। शुद्ध वाक्य दिए हैं, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे को घर जाना है। ये मुंबई वाली मेरे को, ये गलत है। मुझे घर को जाना है, घर को नहीं होता, घर ही होता है। ओके, मुझे घर जाना है बिल्कुल सही है, मैंने घर जाना है ये गलत है। ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा, मुझे घर जाना है। अगला क्वेश्चन है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है साधुनी, साधुनी नहीं होता, साध्वी, बिल्कुल करेक्ट है। साधु का स्त्रीलिंग रूप होता है साध्वी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मुंडेर के ऊपर कौन बैठा है? रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार है। मुंडेर के ऊपर कौन, कौन बैठा है? कौन बैठा है यानी प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, संबंधवाचक सर्वनाम में
क्या खासियत होती है। ओके, तो अब हम रिपीट नहीं करेंगे, इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन वर्तनी से है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प है। मैंने तेरे को नहीं होता है, ये गलत है। सेकंड है, तुमने उस कार का क्या करा नहीं होता, क्या किया होता है, सेकंड भी गलत है। थर्ड है, हमारे को नहीं होता, ये भी गलत है, पहले से ही पता था। मुझे अपनी हस्तलिपि सुधारनी है, बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, मुझे अपनी हस्तलिपि सुधारनी है। यहाँ हमारे को की जगह होगा हमें पहले से ही पता था, हमारे को नहीं होता। ओके, सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया। समास, जिस समास में प्रथम पद नकारात्मक हो उसे कहते हैं। कोई भी समस्त पद आपके पास दिया है, उसका जो पहला पद है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है अगर, तो उसे कहते हैं नन तत्पुरुष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नन तत्पुरुष। ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्य कहलाते हैं। मंगल कामना व्यक्त करने वाले वाक्य कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। ये हमने शायद से कल या परसों हमने हिंदी की जो वीडियो की थी उसमें हमने ये वाक्य डिस्कस किए थे, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी को विश करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तो ये इच्छावाचक वाक्य की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें मंगल कामना व्यक्त की जाती है किसी के लिए, तो इच्छावाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। विस्मयादिबोधक तो सबसे इजी है, इसमें जैसे किसी के प्रति गुस्सा, दुख या नफरत या अचानक से आश्चर्य हो जाए, तो ऐसे जो भाव की अभिव्यक्ति होती है उन्हें कहते हैं, इन सेंटेंस को कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विधानवाचक सिंपल समझ लीजिए कि ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, ओके, सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने खाना किया, मैंने खाना खाया, वह पढ़ रहा है। सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं विधानवाचक, सिंपल सेंटेंस। और लास्ट में संकेतवाचक वाक्य होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगी, यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा। यानी इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं शर्त का भाव आता है, संकेत का एक आपको बोध होता है। इन सेंटेंस में संकेतवाचक सेंटेंस वाक्य कहलाते हैं। यानी किसी एक काम का होना दूसरे काम पे डिपेंड करता है, यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा। ओके, तो ये संकेतवाचक वाक्य के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, तामसिक शब्द का विलोम है। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। कहते हैं ना तामसिक आहार, सात्विक आहार, कि सात्विक आहार करना चाहिए, तो तामसिक का अपोजिट होता है सात्विक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वह नौकर से कपड़े धुलवाता है। रेखांकित क्रिया का प्रकार है। वह काम दूसरों से करवाता है। नौकर को काम करने के लिए वह प्रेरित कर रहा है, उससे काम करवा रहा है, यानी ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। रेखांकित पद क्रिया विशेषण का प्रकार है। वह फटाफट ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। ओके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्रिया विशेषण के टोटल 4 भेद हैं, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। और एग्जाम्पल देखें अगर रीतिवाचक, जैसे वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, वह फटाफट बोलता है, वह ध्यान से चलता है, ध्यान से, फटाफट, हमेशा, अच्छी तरह से। इस प्रकार के जब शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शेर धीरे धीरे बढ़ता है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हमेशा जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें क्रिया के होने के समय के बारे में पता लगता है, समय के बारे में। जैसे कल बारिश होगी, समय का पता लग रहा है कि कल बारिश होगी। मैंने शाम को भोजन किया, पता लग रहा है कि मैंने शाम को भोजन किया, तो यहाँ पे टाइम का पता लग रहा है। जहाँ भी टाइम यानी काल के बारे में बात होती है, तो ये क्रिया विशेषण कालवाचक होता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में परिमाण, संख्या या किसी मात्रा का पता लगता है। जैसे वह बहुत अधिक तेज दौड़ता है, या वह बहुत ज्यादा दौड़ता है। तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और स्थानवाचक, ये ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिसमें क्रियाओं के होने के स्थान का पता लगता है। स्थानवाचक से यानी क्रियाओं के स्थान का पता लगेगा। जैसे मैं बाहर खेलता हूँ, मैं छत पर बैठा हूँ, मैं पेड़ पर
चढ़ गया। इस प्रकार क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, झक मारना मुहावरे का अर्थ है। झक मारना, झक मारना मुहावरे का अर्थ है बैठकर समय बर्बाद करना। ऐसे ही झक मार रहे हैं, बैठकर समय बर्बाद कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। झक मारना, मछली मारना ये तो नहीं हो, मच्छर मारना। ओके, झक मारना मुहावरा अगर दिया है तो मारने से रिलेटेड तो ये नहीं होगा, इसका कुछ अर्थ कुछ और होता है, यही मुहावरे का मतलब भी है। ओके, झक मारना मतलब यानी समय को बर्बाद करना। और लास्ट क्वेश्चन है, गरज कहती घटाएं हैं नहीं होगा उजाला फिर। गरज कहती घटाएं हैं नहीं होगा उजाला फिर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में, इस पंक्ति में अलंकार है मानवीकरण अलंकार। ओके, सो दैट्स इट। आई होप आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम के साथ आप व्हाट्सएप चैनल पे हमारा ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ्स, प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इन प्लेटफॉर्म से आपको मिलती रहती है। तो इनका लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। फर्स्ट कमेंट में आप खोलेंगे, पिन की होती है वो, वहाँ पर आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। अपने क्वेश्चन भी आप हमें यहाँ पूछ सकते हो डायरेक्ट मैसेज करके। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने जिनका भी एग्जामिनेशन है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।